तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 20 तारीख को साइंस की एग्ज़ाम होने वाली है आप लोग के स्कूल में। तो क्लास 10th के जितने भी छात्र एवं छात्राएं 2024 में मैट्रिक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनका सेंटअप एग्ज़ाम 20 तारीख को है। 20 नवंबर को साइंस का पेपर है तो उनका एक ओरिजिनल पेपर हम लेकर आ चुके हैं। ठीक है, पेपर हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है साइंस, कोड मिला लीजिए 112, सेट कोड है A। ठीक है, कुछ इस प्रकार से देख सकते हो ऊपर भी माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा 2024 ओरिजिनल है गाइज। तो ओरिजिनल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आंसर की का और फिर इसका ABCD करके लिख लीजिएगा। 101% लिख लीजिए कि ये आपको सही रहेगा। अभी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कर दे रहे हैं, फिर आपको हम सब्जेक्टिव दे देंगे। एकदम ये 100% सही रख लीजिए लेकर के, क्योंकि अभी तक मैंने जो भी प्रश्न दिया है 1% भी गलत नहीं है। तो पहला प्रश्न साथियों, उसके पहले हम आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको यहाँ पे 6:30 बजे तक आपको सब्जेक्टिव का भी प्रश्न पत्र मिल जाएगा आंसर के सहित। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले हम चलेंगे पहला प्रश्न की ओर। सबसे पहले तो 6:30 बजे आप लोग को सब्जेक्टिव मिल जाएगा। पहला प्रश्न क्या है, तो इसमें टोटल 80 प्रश्न रहेगा। 80 प्रश्न में से आपको 40 प्रश्न का उत्तर देने के लिए रहेगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न किस लेंस की फोकस दूरी यहाँ पे धनात्मक होता है। ठीक है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो उत्तल लेंस का होता है धनात्मक। चलिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, निम्नलिखित में से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है तो उसका फोकस दूरी 16 हो जाएगा, क्योंकि जब F बराबर लगाइएगा तो R/2 होगा। ठीक है, तो R कितना दिया गया है 32, तो 32 का आधा 16 हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या तीसरा है। प्रश्न यहाँ पे तीसरा है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो सभी लोग सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते जाइएगा दोस्तों, सभी प्रश्न बारीकी से बताएंगे। ठीक है, तो लाइक कर दीजिए सभी लोग, और PDF चाहिए तो PDF भी डाउनलोड करने के लिए लास्ट में हम आपको बताएंगे। चलिए प्रश्न के तीसरा, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो टोटल आप जानते होंगे प्रकाश के परावर्तन क्या है या अपवर्तन क्या है, टोटल 2 नियम है। ठीक है, चलिएगा इसके बाद यहाँ से हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या चौथा में हम आ चुके हैं। प्रश्न संख्या चौथा क्या कह रहा कि तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य को समानता किस में व्यक्त किया जाता है, तो बताइएगा जूल के रूप में, एंगस्ट्रम के रूप में, एम्पियर या कैंडेला के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य को समांतरा एंगस्ट्रम के रूप में व्यक्त किया जाता है। चलिएगा प्रश्न संख्या अगला है। अगला प्रश्न पांचवा प्रश्न, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन मतलब ऐसे मात्रक उसका क्या होता है। लेंस द्वारा आवर्धन का ऐसे मात्रक, तो इसका कोई भी ऐसे मात्रक नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों प्रश्न संख्या छठा है, किसी गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आवर्धन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है बताइएगा। तो हम आपको राइट आंसर बता रहे हैं, छाव का राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिबिंब का आवर्धन किस पर निर्भर करता है, तो M बराबर हो जाएगा -V/U बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। यदि एक अवतल दर्पण के सामने रखी एक वस्तु दर्पण से थोड़ी दूरी पर बड़ी दिखाई दे रही है, मतलब तो वो उसकी आकृति क्या होगा, घट जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या का अनुपात क्या होता है। तो उसकी वक्रता त्रिज्या के अनुपात होता है, इसका बताइएगा साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/2। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या अगला में, नेत्र लेंस के वक्रता त्रिज्या कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। देखिए नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या अगर कम हो जाता है, अगर जो कम होगा तो निकट दृष्टि दोष होगा, जिसमें हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 10वां है कि कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। ठीक है, कांच की अवतल लेंस में वस्तु में शक्ति कैसी होती है, तो कांच के अवतल लेंस में धनात्मक होता है, ऋणात्मक उत्तल में होता है, सॉरी दोनों होता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा मिस्टेक होता है उतना। तो ए मीटर से निम्नलिखित में किससे मापा जाता है। अगला प्रश्न है, ए मीटर से निम्नलिखित में किससे मापा जाता है, तो धारा को ए मीटर से नापा जाता है। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न की ओर हम आ चुके हैं। चलिए इसके बाद हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 12 में, उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कौन सा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है,
तो याद रखिएगा कि यहाँ पे मोटर जो है, जो मोटर के सिद्धांत पढ़े होंगे, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। प्रश्न संख्या 13 है, श्रेणी क्रम से जुड़े दो प्रतिरोधकों के प्रतिरोध R1 और R2 है, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, समतुल्य सम्मोहन प्रतिरोध क्या होगा। तो राइट आंसर बताइएगा दोस्तों, श्रेणी क्रम बोला जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा R1 माइनस R2। राइट आंसर बी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। चलिएगा साथियों, प्रश्न संख्या 14 है। 14 क्या कह रहा है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो कोयला से ऊर्जा प्राप्त जो होता है वो अनवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए इसके बाद 15वां प्रश्न है, किलो वाट घंटा का मात्रक बताइएगा। तो किलो वाट घंटा का मात्रक क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए विद्युत धारा हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, हम लाए हैं यहाँ पे प्रश्न आपके लिए, 101% सही है प्रश्न। तो इसे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित होता है निम्नलिखित में किसके द्वारा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा प्रिज्म के द्वारा, ठीक है। हम प्रश्न को शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए अपने पेज में निकाल करके या कॉपी में। नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है, किस राज्य में, नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा नरोरा। चलिए साथियों, हम इतना के बाद हम आगे आ जाते हैं प्रश्न संख्या 18 में। पवन विद्युत जनित में कुंडली का घूमने का मूल सिद्धांत किस पर निर्भर है, माने कौन ये काम करता है। पवन विद्युत ऊर्जा में, यहाँ पे विद्युत जनित ऊर्जा में कुंडली के घूमने का मूल कार्य कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, बताइएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च दाब की हवा। उच्च दाब की हवा के कारण कुंडली घूमता है और बिजली का उत्पत्ति होता है। चलिए प्रश्न संख्या 19 है, वर्ण विक्षेपण असंभव है, कहाँ पे वर्ण विक्षेपण असंभव है, तो फाइबर में नहीं होता है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण के लिए यहाँ पे प्रकाश को आर पार जाना चाहिए, लेकिन फाइबर में नहीं जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 20वां है, 100 वाट और 200 वोल्ट अनुमत बल्ब को 100 यहाँ पे वोल्ट आपूर्ति से जोड़ने पर धारा के मान क्या होगा, तो यहाँ पे धारा का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.25। चलिएगा साथियों, प्रश्न संख्या 21 है, एक वस्तु की नेत्र से दूरी बढ़ने पर यहाँ पे रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होगा। वस्तु से अगर दूरी बढ़ जाएगा तो रेटिना पर, जो हमारे आँखों के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनेगा हमारे आँखों के रेटिना पर, वो समान साइज का बनेगा, ठीक है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होगा, समान साइज। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है, विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा, विद्युत चुम्बकीय यहाँ पे प्रेरणा की सिद्धांत किसने दिया था, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के सिद्धांत फैराडे दिया था, माइकल फैराडे ने दिया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जितने भी साइंस के बच्चे हैं, साइंस विषय से सभी लोग लाइक कर दीजिए। आपके 10th के एग्जाम के लिए यहाँ पे हर प्रकार के क्वेश्चन पेपर ला रहे हैं। निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है, ठीक है, ये आपको मिलाना है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जूल बराबर कूलॉम गुने वोल्ट। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए 24वां प्रश्न है, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक VVI भी है, तो इसे रख लीजिएगा, और बहुत बार पूछा भी है और अच्छा प्रश्न भी है। प्रतिरोधक का ऐसे मात्रक, प्रतिरोध का, तो इसका हो जाएगा ओम, ठीक है। चलिएगा प्यारे साथियों, हम आज आ चुके हैं 25वें प्रश्न में, बोल्ट बराबर होता है, बोल्ट बराबर क्या होता है, तो बोल्ट बराबर क्या होता है बताइएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोल्ट बराबर होता है यहाँ पे बताइए जूल बटा कूलॉम, मैंने राइट आंसर ए हो जाएगा, जूल बटा कूलॉम। चलिएगा साथियों, इसके बाद हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 26 में, बेंजीन का अणुसूत्र। बहुत अच्छा प्रश्न है, बेंजीन का अणुसूत्र तो याद ही कर लीजिएगा फाइनल एग्जाम के लिए, सी राइट आंसर C6H6, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 27 साथियों, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व कौची रहता है, मतलब क्या क्या तत्व उसमें पाए जाते हैं स्टेनलेस स्टील में, तो जो धातु पाया जाता है वो निकेल और क्रोमियम रहता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए साथियों, प्रश्न संख्या अगला है, नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम के परमाणु की 72 कक्षा में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्राप्त करने के लिए सोडियम के परमाणु संख्या और उसमें भाग में बांटा जाता है, तो टोटल 1 बचेगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर
29 का राइट आंसर बताइएगा। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अवंध होते हैं? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, अवंध। कितना अवंध? तो एक अवंध होता है, ठीक है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु में। चलिए प्रश्न संख्या अगला है, तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में, ग्लूकोज के सूत्र में यहाँ पे O6 रहता है, तो टोटल 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में हम आ चुके हैं साथियों, प्रश्न संख्या 31 से तांबा के परमाणु संख्या, तांबा का परमाणु संख्या पूछा है प्यारे साथियों, तो तांबा का परमाणु संख्या हो जाएगा 29, ठीक है, ऑप्शन सी। तो 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 32 का देखिएगा, इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो टोटल सहसंयोजक 7 होता है, ठीक है। चलिएगा साथियों, हम आपके लिए प्रश्न प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपका यहाँ पे सब्सक्राइब करना बनता है। अम्लराज के ताज़ा विलयन में किस अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक नाइट्रिक अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक एवं नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है, तो यहाँ पे तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3:1 के अनुपात में रहता है, 3:1 के अनुपात में। चलिएगा साथियों, इसके बाद हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 34 में, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल यहाँ पे समूहों की संख्या 18 होती है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, तो इसे आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा फाइनल एग्जाम की दृष्टि से भी। तो चलिएगा साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, सोडियम कार्बोनेट और टार्टिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो खाने वाला सोडा होता है और टार्टिक अम्ल जो होता है उसमें मिलाइएगा तो बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है, ठीक है, बेकिंग पाउडर का निर्माण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 36 है, आश्रित भूमिगत जल का पुनः परिपूर्ण निम्नलिखित में से किससे होता है? परिपूर्ण निम्न में से किससे होता है? तो वर्षा जल से होता है, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या अगला यहाँ पे 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन धातु है? ठीक है, निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन धातु है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 24 से बी के पावर टाइम्स 2, ठीक है, टाइम्स 12। चलिए अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में यहाँ पे किस तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होता है? तो किस तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होता है? तो हाइड्रोजन में, ठीक है, इसीलिए बहुत विशाल होता है। चलिए प्रश्न संख्या अगला है, वैसे यौगिक जिनका अनुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है क्या कहलाते हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समवायु होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 40वां है, निम्नलिखित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसका पीएच सबसे कम होता है, तो ए हो जाएगा 1। चलिएगा साथियों प्रश्न संख्या 41 है, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो क्षारीय होते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 41 हो चुका है साथियों, हम आ चुके हैं 42 में। यहाँ पे जीवों की आवर्त सारणी में, यहाँ पे सजीवों की आवर्त सारणी में यहाँ पे समूहों की कुल कितनी संख्या होती है? आवर्त सारणी में समूहों की संख्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या बताइएगा? तो सही उत्तर बताइए साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा साथियों अगला प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं, 9 होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम प्रश्न के आगे बढ़ते हैं, 43वां प्रश्न है, ऑक्सीजन आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? ऑक्सीजन जो है आधुनिक सारणी के किस समूह का सदस्य है? तो साथियों इसका हो जाएगा ऑप्शन 16, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न संख्या 44 है, अवैध तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण रूप से भरे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वैसे तत्व को कहते हैं उत्कृष्ट गैस, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए निम्नलिखित में कांसा किसका मिश्र धातु है? कांसा किसका मिश्र धातु है? तो कांसा किसका मिश्र धातु है बताइएगा? तो ये हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, यहाँ पे Cu+Zn मतलब कॉपर प्लस जिंक, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतार क्या कहलाता है? आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार क्या कहलाता है? तो आवर्त कहलाता है, ठीक है, आवर्त, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 47 है, नाइट्रोजन की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, नाइट्रोजन की, तो इसका यहाँ पे परमाणु संख्या से ज्ञात होता है ये सब, तो नाइट्रोजन की 72 कक्षा में परमाणुओं की संख्या 5 हो जाएगा।
जाएगा। ठीक है, चलिए पहला। इसके बाद हम आ चुके हैं यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न में। अब अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालक होता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होते हैं, तो अम्ल जल में क्या होते हैं, अम्ल जल में बताइए विलीय होते हैं या विलीय होते हैं, तो ये आयनित होते हैं, इसीलिए उनका जलीय विलयन क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। चलिएगा साथियों, अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न है, जिंकाइट किस धातु का रूप है। जिंकाइट किस धातु का रूप है, तो जिंकाइट जो है वो जिंक का है। ठीक है, Zn। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा साथियों, प्रश्न संख्या अगला है। अगला क्या करें, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है, तो इसका राइट आंसर बताइएगा। तो हम बताते हैं इसका राइट आंसर अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हो जाएगा 50 का ए। चलिए प्रश्न संख्या 51 है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे त्याग नहीं कर सकता। कौन तत्व है जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग आसानी से नहीं कर सकता, तो सी हो जाएगा। सी मतलब कैल्शियम। 51 का ए राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न, सोने में कौन सी धातु मिलकर यहाँ पे मिश्र धातु तैयार करता है। सोने में कौन सा धातु मिल करके मिश्र धातु तैयार करता है, तो सोना में जब हम Cu के मिलाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मिश्र धातु बनता है। चलिए प्रश्न संख्या 53 है, अम्ल के जलीय विलयन का स्वाद। अम्ल के जलीय विलयन का स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, अम्ल का जो स्वाद भी ऐसे भी खट्टा होता है। चलिए प्रश्न संख्या 54 है, निम्न में कौन अम्लीय ऑक्साइड है। निम्न में कौन अम्लीय ऑक्साइड है, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय ऑक्साइड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या अगला, यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन यहाँ पे एक परमाणुक अणु के रूप में रहता है। एक परमाणुक अणु के रूप में कौन रहता है, तो साथियों एक परमाणुक अणु के रूप में रहता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न संख्या अगला है, अब प्रश्न संख्या 56वां है यहाँ पे कि पक्षी एवं चमगादड़ के पंख क्या होते हैं, कौन से अंग हैं, समजात अंग हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समजात अंग। चलिएगा साथियों अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न में हम आ चुके हैं, प्रश्न संख्या 57 है, जठर ग्रंथि पाई जाती है। बताइएगा साथियों आप लोग की जठर ग्रंथि जो है वो कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो हम बताते हैं इसका राइट आंसर ये हो जाएगा अमाशय में। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या अगला है, एक सेकेंड यहाँ पे, हाँ चलिए प्रश्न संख्या अगला है, अंडोत्सर्ग का कारण, तो राइट आंसर बताइएगा साथियों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अंडोत्सर्ग का कारण, तो HLH है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए साथियों हम अगले प्रश्न की ओर आगे आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है हमारा, अगला प्रश्न है 59 नंबर प्रश्न, सही खाद्य श्रृंखला का उदाहरण। सही खाद्य श्रृंखला का उदाहरण क्या है, तो सही खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है ऑप्शन नंबर बी, घास खाएगा बकरी, बकरी के खाएगा कौन खाएगा, तो बकरी के खा जाता है बाघ। ठीक है, ये वाला आप यहाँ पे कड़ी जोड़कर देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिएगा साथियों अगला प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न, बीज विकसित होता है, तो बीज किससे विकसित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों बीजांड से। ठीक है, बीजांड से बीज निकलते हैं। चलिएगा साथियों अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न, किस पौधे में रंध्र का अनुपस्थिति होता है, तो रंध्र का अनुपस्थिति हाइड्रिला में होता है, हाइड्रिला में होता है साथियों। चलिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे, क्लोरोफिल नामक जो वर्णक जो होता है, क्लोरोफिल नामक वर्णक कहाँ पाया जाता है, तो सॉरी इसका रंग क्या होता है, तो ये पेड़ पौधा में पाया जाता है, इसका रंग क्या होता है, तो इसका रंग होता है हरा, पीला नहीं होता। ठीक है, क्लोरोफिल नामक वर्णक का रंग यहाँ पे हरा होता है। एक समान स्थिति में कौन सी लिंग गुणसूत्र होता है, तो एक समान स्थिति में ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, X होता है। ठीक है, पुरुषों की बात किया जाए तो XY होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा साथियों अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है, आयोडीन घोल को यहाँ पे स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग हो जाता है, इसका रंग क्या हो जाएगा, तो इसका रंग पीला, ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिएगा प्यारे साथियों अगला प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। चलिएगा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्यारे साथियों अगला प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो 66 में है कि कृत्रिम परिस्थिति तंत्र का उदाहरण बताइए। कृत्रिम जो मनुष्य द्वारा या अपने आप नहीं बनता है, उसमें
पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण बताना है तो जल, यहाँ पे जल जीवशाला ऑप्शन बी राइट आंसर। 67 नंबर प्रश्न है पौधा का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिक अम्ल है, लैटेक्स है, यूरिया है। तो सही उत्तर हो जाएगा लैटेक्स, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिएगा साथियों 68 नंबर प्रश्न है अमीबा में पोषण विधि होता है। अमीबा में पोषण विधि क्या होता है? तो अमीबा में पोषण विधि होता है परजीवी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिएगा साथियों वायुमंडल में O2 का प्रतिशत बताइएगा। O2 कितना प्रतिशत है वायुमंडल में, ठीक है, वायुमंडल में O2 कितना प्रतिशत है? तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर आप लोग करते रहिए क्योंकि आपको हम सही क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब पर ये नहीं है कि हम फेक क्वेश्चन देते हैं, सब दिन हम यहाँ पे सही क्वेश्चन आप लोग को देते आ रहे हैं। चलिएगा तो साथियों हम यहाँ पे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल में O2 की प्रतिशत है 0.003, ठीक है, 0.03, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। O2 प्रतिशत होता है ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों इस प्रकार से हम लोग 69 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं, चलिएगा प्रश्न संख्या 70 में आ चुके हैं कि 6CO2 और ये गैस है और 6H2O समीकरण सूर्य का प्रकाश बटा क्लोरोफिल बराबर यहाँ पे C6H12O6 + 6O2 किस प्रकार का अभिक्रिया है? जो ये समीकरण है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जी ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण का एक सूत्र है, तो इसे हम यहाँ प्रकाश संश्लेषण का सूत्र कह सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 71 है लसिका क्या है? ठीक है, लसिका क्या है? तो इसका ऑप्शन है उत्तक है या हल्के पीला है या इसका ए और बी दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा उत्तक द्रव्य है, ठीक है, उत्तक द्रव्य है। चलिएगा साथियों अगला प्रश्न है यहाँ पे परागकण पाया जाता है। परागकण किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऑप्शन नंबर सी परागकोश में पाया जाता है। चलिएगा साथियों अगला प्रश्न है 73वां प्रश्न निम्नलिखित में कौन छोटी आंत एक भाग है? छोटी आंत का एक भाग है, ठीक है, गलत लिखा होगा, ठीक है, छोटी आंत का एक भाग कौन है? तो देखिएगा कौन है तो ग्रहणी जो है एक छोटी आंत का भाग है, बाकी सब छोटी आंत का भाग नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 74 है शुक्राणु कोशिका होता है, ठीक है, शुक्राणु कोशिका क्या होता है? ठीक है, राइट आंसर 74 का क्या होगा? तो द्विगुणित होता है, ठीक है, द्विगुणित होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 75 का एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या, तो एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो टोटल एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्यारे साथियों 76वां प्रश्न है पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होता है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन किसके लिए सहायक होता है? तो साथियों यहाँ पे इसका प्रश्न संख्या 76 का ये हो जाएगा प्रो के यहाँ पे आग्रह की लंबाई में वृद्धि के लिए, तो ये सब हो जाएगा पादप के लिए भी और फिर जंतु के लिए, ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिएगा साथियों अगला प्रश्न है वंशागत नियमों को प्रतिपादन कौन किया था? वंशागत नियमों को प्रतिपादन किया था ग्रेगर जॉन मेंडल किया था, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा साथियों अगला प्रश्न है स्लाइड को प्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तो इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बताइएगा साथियों। तो स्लाइड को प्रथम यहाँ पे कंपाउंड में 10 गुना पर देखा जाता है। साथियों हम आ चुके हैं अगले प्रश्न की ओर। तो टोटल यहाँ पे हमने 80 प्रश्न को कर्ण दिए हैं। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तो तिलचट्टा में 10 जोड़े पाए जाते हैं, ऑप्शन बी। चलिए साथियों अगला प्रश्न है लास्ट प्रश्न है सभी जीव जंतुओं के ऊर्जा का अंतिम रूप क्या है? अंतिम स्रोत क्या है? तो सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत बताइएगा सूर्य है, ये आप लोग को पता होगा, ऑप्शन बी। तो साथियों इस प्रकार से हमने 80 ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर दिया है। अगर आप चाहें तो इसका PDF ले सकते हैं, वरना हम इसका ऑब्जेक्टिव